Hello plus 2 class, welcome again to A to Z classes। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड whose strength and direction is same at every point। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शंस। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करना है इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, राइट? तो हम सपोज कर लेते हैं वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, राइट? और इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसमें दो तरह के चार्जेस होंगे। सपोज यहां पर चार्ज -q और यहां पर चार्ज +q। ए पॉइंट पर +q चार्ज है और बी पॉइंट के ऊपर -q चार्ज, राइट? और इसकी जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगी, डाइपोल लेंथ होगी, वो हमारे पास कितनी होती है? इट इज 2l। क्लियर? और एक चीज हमें और पता है कि डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम -q टू +q चार्ज। और साथ में एज्यूम करके चलते हैं कि डाइपोल मूवमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट मेक्स एन एंगल थीटा। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो ऑब्वियसली जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसमें फोर्स एक्ट करती है। -q के ऊपर भी फोर्स एक्ट करेगी और +q के ऊपर भी फोर्स एक्ट करेगी। तो -q और +q के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करती है? यहां पर जो फोर्स एक्ट करेगी उसको बोलेंगे हम q इंटू ई। क्लियर? और यहां पर जो फोर्स एक्ट करेगी उसको लिखेंगे हम -q इंटू ई, राइट? और ये कैसे आ रहा है हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर फोर्स निकालनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? q इंटू ई, राइट? तो यहां पर +q चार्ज है तो इसके लिए +q इंटू ई हो गया, और यहां पर -q चार्ज है तो इसके लिए फोर्स जो होगी वो -q इंटू ई हो गई। क्लियर? और अगर वेक्टर नोटेशन में देखें तो इनकी डायरेक्शंस कैसी हैं? अपोजिट। F1, इसको अगर हम F1 मान लें, इसको F2, तो दोनों फोर्सेस कैसी हैं? ये एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो माइनस साइन और क्या बताता है वेक्टर में? अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर? एक चीज यहां और करनी है हमने, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मिला लेना। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस C। फोर्स -QE और +QE के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास AC है। क्लियर? तो यहां अब हमने क्या क्या किया उसको लिख लेते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। लेट AB be an electric dipole placed in a uniform electric field क्लियर?
और इसमें डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इट मेक्स एन एंगल थीटा, राइट। लेट डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of electric field E. क्लियर। अब बात करते हैं फोर्सेस की। ए के ऊपर भी फोर्स एक्ट कर रही है, बी के ऊपर भी फोर्स एक्ट कर रही है। तो फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट ए कितनी हो जाएगी, इट इज क्यू इंटू ई, राइट। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई, वेक्टर ई की तरफ, राइट। उसी तरह बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्ट करी है वो कौन सी है, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट बी, ये कितनी है मेरे पास, माइनस क्यू इंटू ई, और इसकी डायरेक्शन है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब एक बात तो हमें क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर सेम है, राइट। और यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड देखें तो वो भी सेम है, राइट। तो नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस E is uniform, electric field is uniform, therefore net force on dipole कितनी हो जाएगी, is equal to QE minus QE is equal to 0। नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। क्लियर। लेकिन यहां पर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है इट इज डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अगर मान लीजिए हमारे पास डाइपोल इस तरह से है, राइट, और इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस तरह से, F1 एंड F2, राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, F1 इज इक्वल टू F2, सिर्फ डायरेक्शन अलग है तो इसको माइनस F2 लिख सकते हैं हम, राइट। तो ऐसे केसेस में जब लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, ये डाइपोल मूव नहीं करेगा। क्लियर। फोर्सेस हालांकि इक्वल एंड अपोजिट हैं बट इट कैन नॉट मूव बिकॉज इट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन केस अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास फोर्स F1 इस तरफ एक्ट कर रही है और F2 इस तरफ एक्ट कर रही है। क्लियर। अब फोर्सेस तो ऐसी हैं, F1 इज इक्वल टू F2, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन अब ये दो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं डाइपोल के ऊपर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इनका जो इफेक्ट होता है वो इस डाइपोल को क्या करेगा, टर्न कर देगा। जब लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास डिफरेंट होता है ये, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होती, इट विल रोटेट। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अगर मैं इसको दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट से पकड़ता हूं तो क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं डिफरेंट पॉइंट से इसको फोर्स लगाऊं तो ये रोटेट करेगा, टर्न करेगा। क्लियर। तो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने से क्या होगा, डाइपोल जो है वो टर्न कर जाएगा, राइट। और रोटेशन जब कोई चीज टर्न करती है तो उसको बोलते हैं हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड इट इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि इस तरह से जब डाइपोल को हम रखते हैं और इस पे फोर्सेस एक्ट करती हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो ये टॉर्क ये जो डाइपोल है ये घूम जाएगा, इट विल टर्न, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सिंस फोर्सेस आर equal
unlike and parallel acting at different point then they form a couple. इस तरह का जो डायग्राम होता है उसको हम कपल बोलते हैं, राइट. दे फॉर्म अ कपल and rotate the dipole in the direction of electric field. ये इसको रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. तो अब ये कितना रोटेट करेगा, जो रोटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, राइट. तो क्या होगा, देयरफॉर टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल. कितना टॉर्क एक्ट करेगा, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ से. इट इज टॉ. तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स हमारे पास है, इट इज Q इंटू ई. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास AC. क्लियर. अब हम यहां पर AC की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. ट्रिग्नोमेट्री रूल्स लगा के AC का फॉर्मूला निकाल लेंगे, राइट. तो फ्रॉम, या इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं. फ्रॉम ट्राइंगल ABC साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन AB. क्लियर. या AC अपॉन AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AC. तो AC कितना आ जाएगा, इट बिकम्स 2L साइन ऑफ एंगल थीटा. क्लियर. तो हमारे पास टॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू QE इंटू 2L साइन ऑफ एंगल थीटा. अगर Q और 2L को इकट्ठा कर दें तो हमें पता है Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट. तो इसको हम लिख सकते हैं PE साइन ऑफ एंगल थीटा, बिकॉज Q इंटू 2L इज इक्वल टू P. क्लियर. तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो ये रोटेट कर जाता है, और इसका जो रोटेशन होती है उसको बोलते हैं हम टॉर्क, और इसकी जो वैल्यू होती है वो PE साइन थीटा होती है. इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. टॉ इज इक्वल टू साइन थीटा, जब लगता है हमें पता है AB साइन थीटा, तो क्या होता है वो होता है A क्रॉस B. यहाँ A अगर हमारे पास P है तो B क्या आ गया हमारे पास, E, राइट. P क्रॉस E. तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, राइट.
ये क्यों ऐसे आ रहा है? बिकॉज ए बी साइन थीटा हमारे पास होता है वेक्टर ए क्रॉस बी। क्लियर? तो ये वेक्टर फॉर्म में। अगर हम यूनिट्स की बात करें, टॉर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट्स यूनिट ऑफ टॉर्क। इसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, यानी यूनिट ऑफ टॉर्क हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? फोर्स का होता है ml t-2 और डिस्टेंस का होता है l। तो कितना बन जाएगा ये? इट विल बिकम, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ml 2 t-2। क्लियर? ml2 t-2। और कैसा है टॉर्क? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब इसके कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? स्पेशल केसेस। अब हमें पता है, वी नो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ एंगल थीटा। क्लियर? अब केस 1 ले लेते हैं। केस 1। क्लियर? केस 1 में हम लेते हैं कि अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाए, राइट, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट, तो क्या हो जाएगा? देन टो इज इक्वल टू पीई साइन ऑफ एंगल 0। और साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो हमारे पास टॉर्क कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब दैट इज नो टॉर्क act on the dipole when it is placed parallel to the electric field। क्लियर? और इस स्टेट को हम बोलते हैं, इट इज, या यूं बोल लो कि द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट? अगर हमारे पास एंगल थीटा है तो डाइपोल कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा। राइट? केस सेकंड ले लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देन टॉ इज इक्वल टू पीई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है। तो टॉर्क कितना हो गया? 0। यानी यहां पर भी दैट इज नो टॉर्क एक्ट ऑन इट, एक्ट ऑन इट। और ये जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट? एज सच dipole
is in unstable equilibrium. क्लियर? इस केस में हम डाइपोल को कहाँ रख रहे हैं 180 डिग्री, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो हम डाइपोल को रखते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 डिग्री के अंदर। तो ये डाइपोल क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम के स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इट विल टर्न थ्रू 180 डिग्री। अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट में रखते हैं तो ये एकदम से 180 डिग्री में टर्न कर जाएगा, राइट? That is the condition of unstable equilibrium. Next is the case third. If theta is equal to 90 डिग्री लेते हैं, अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे, साइन 90 होता है इक्वल टू 1, तो टो आ जाएगा पी ई, right? And this is the maximum value of torque, maximum, right? Because sin 90 degree is equal to 1 होता है, right? तो इस केस में क्या होगा, then maximum torque act on the dipole. क्लियर? तो सबसे ज्यादा टॉर्क तभी एक्ट करेगा अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। एक और केस ले लेते हैं, केस 4, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान के चलते हैं तो कितना हो जाएगा, देन टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा P/2, क्लियर? यानी कि हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्पेशल केसेस में। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना टॉर्क एक्ट करेगा, देन इट विल बी 0, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। पूछा जा सकता है मैक्सिमम टॉर्क कब एक्ट करता है, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और अगर पूछा जाए कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क कब एक्ट करेगा, देन इट इज एंगल 30 डिग्री। क्लियर हो गया? तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि नेट फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी होती है, 0 होती है, राइट? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां से हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है ये वहीं से शुरू हो जाता है। इसमें भी वैसे ही सेम डायग्राम रहेगा मेरे पास। इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, forces plus QE, this direction minus QE makes an angle theta. This is electric dipole moment and this distance is 2L and this is the perpendicular distance C. Clear? अब एक चीज हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग सम एंगल थीटा, देन टॉर्क एक्ट ऑन इट, राइट? तो इसको लिख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल
is placed in an uniform electric field making an angle theta, then torque acting on it, कितना टॉर्क एक्ट किया अभी हमने निकाला, PE साइन ऑफ एंगल थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क. इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1. राइट. अब हम सपोज करते हैं कि हम इस डाइपोल को थ्रू अ स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट करते हैं, थोड़े से एंगल से रोटेट करते हैं, तो कितना वर्क डन होगा. राइट. लेट द डाइपोल is rotated through a small angle d theta, then work done. अब देखिए, जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए या कोई भी एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्क निकालना पड़ता है. डायरेक्ट हम एनर्जी नहीं निकाल सकते. राइट. और वर्क और एनर्जी सेम फॉर्म में होती हैं. दीज आर सेम. जो वर्क है वही एनर्जी होती है. क्लियर. तो सबसे पहले हमें वर्क निकालना पड़ता है. तो हम यहाँ वर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो कितना वर्क हो जाएगा, स्मॉल एंगल है तो वर्क भी स्मॉल होगा, dw. वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. राइट. तो फोर्स भी कैसी आएगी, एंगुलर फोर्स, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉ. तो यहां पर फोर्स की जगह लेंगे हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, डी थीटा. राइट. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, टॉ की वैल्यू अगर हम पुट कर दें PE साइन थीटा डी थीटा. लेट इट इक्वेशन बी 2. राइट. अब हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे. देयरफॉर टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल from एंगल थीटा 1 to थीटा 2. हमने डी थीटा के लिए लिमिट अप्लाई कर ली कि स्टार्टिंग का एंगल मान लो ये डाइपोल थीटा 1 पे है और फाइनल पोजीशन इसकी थीटा 2 है. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW. टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. राइट. यहां पर लिमिट पुट कर देंगे थीटा 1 to थीटा 2, और ये आ जाएगा PE साइन थीटा डी थीटा. क्लियर. हमारे पास PE की वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे. हमारे पास वेरिएबल टर्म रह गई साइन थीटा, इसको अंदर रखेंगे, साइन थीटा डी थीटा. इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं. इसकी साइन थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कॉस ऑफ एंगल थीटा. PE माइनस कॉस ऑफ एंगल थीटा. जब फॉर्मूला यूज कर लिया जाता है तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया जाता है और लिमिट्स रख दी जाती हैं थीटा 1 to थीटा 2. या इसको लिख सकते हो आप, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस PE, ये आ गया हमारे पास. यहां पर सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं थीटा की जगह. ठीक है. तो माइनस साइन बाहर आ गया, कॉस थीटा की जगह पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, यानी कॉस थीटा 2
माइनस करके फिर लोअर लिमिट cos थीटा 1। क्लियर? हमें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं है, राइट? ये एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि डाइपोल की पोजीशन पहले क्या थी और लास्ट में क्या है। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, राइट? अब हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें पता है कि मैक्सिमम टॉर्क तब एक्ट करता है जब डाइपोल जो होता है 90 डिग्री में होता है। तो सपोज करिए अगर ये डाइपोल स्टार्टिंग में 90 डिग्री पे था, राइट, इस तरह से, यानी थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री, और रोटेट होने के बाद ये इस पोजीशन पे आया, जो प्रेजेंट पोजीशन आप देख रहे हो जिसमें एंगल थीटा है, यानी जो इसका फाइनल एंगल है वो थीटा 2 जो है वो थीटा है। तो इस पे कितना वर्क डन होगा? इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री जब मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, अगर हम ये कंडीशन मान के चलें तो हमारे पास वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 हमारे पास कितना होता है? इट इज 0। तो हमारे पास W कितना आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू, ये जाएगा हमारे पास माइनस पीई कॉस ऑफ एंगल थीटा, बिकॉज कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब ये जो वर्क है इसको हम चेंज कर लेंगे एनर्जी में। दिस वर्क डन is stored as potential energy। तो हम वर्क का साइन चेंज कर देंगे, वर्क एंड एनर्जी आर सेम थिंग्स, तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस ऑफ एंगल थीटा। क्लियर? तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो ये वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा? U हमारे पास एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो नहीं आएगा, माइनस कोस थीटा लगता है तो हमारे पास डॉट आता है, P डॉट E। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ गई। क्लियर? और इसको लिख सकते हो बिकॉज ए बी कॉस ऑफ एंगल थीटा होता है हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाती है। क्लियर? सो इट इज द एनर्जी दैट स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इन केस अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें नेट फोर्स 0 नहीं होती है, याद रखना है। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, इसके ऊपर नेट फोर्स होती है वो 0 नहीं होती। बट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना है आपने। So I hope you all understand the topic. Thank you.